Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट MDS 2021 सेशन के लिए रिजल्ट आ चुकी है और अब जो है सो आप लोगों की स्कोर कार्ड वो 12 जनवरी 2020 को आएगी। एट द सेम टाइम अगर काउंसलिंग के लिए जो 50% मेरिट लिस्ट की बात करें तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी तक आ जाएगी। और काउंसलिंग की बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से MDS की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच में आप सभी स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन जरूर होगा, या फिर कंफ्यूजन नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से क्लियर भी होंगे कि उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी है MDS में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होगी, कंफ्यूजन होगी कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच मेरे लिए सूटेबल होगी और किस ब्रांच से मुझे आगे स्टडी करनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपको MDS में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। सी फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, अगर आपने ऑलरेडी ये डिसीजन ले रखा है कि आपको MDS करने के लिए MDS आपको कौन से ब्रांच से करनी है, तो यू शुड गो विद दैट ब्रांच ओनली। चाहे कोई और कुछ भी कहे, चाहे मैं कुछ भी कहूँ किसी भी ब्रांच के लिए आपको बताऊं, या फिर कोई और आपके लिए किसी ब्रांच का ऑप्शन दे, बट अगर आपने डिसीजन ले लिया है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी ब्रांच के लिए जाना है, तो आपको उसी ब्रांच के लिए जाना चाहिए। जिस ब्रांच, जो इंटरेस्टेड ब्रांच आपके लिए है, जो आपकी ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट है, उसी ब्रांच के लिए आपको जाना चाहिए, किसी और की नहीं सुननी चाहिए। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज हैं, थोड़े से जो डाउट्स में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी ब्रांच के लिए जानी चाहिए, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कितनी अच्छी है, उनका क्या स्कोप है, अर्निंग क्या है, और आपकी जो मेंटेलिटी, आपका जो नेचर है, वो उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको आपके लिए कौन सी ब्रांच सूटेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंडोडोंटिक्स की, मतलब कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की बात करें तो अगर आप इमीडिएटली MDS करने के बाद इमीडिएटली आप अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो दिस ब्रांच इज फॉर यू, ये ब्रांच आपके लिए है। आप इमीडिएटली अगर अपनी जो ये क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस ब्रांच के लिए जाना चाहिए। इस ब्रांच की ह्यूज डिमांड है, इमेंस स्कोप है। आगे चल के एस्थेटिक्स में आप देखें, चाहे RCT में देखें, माइक्रोस्कोपिक एंडो में देखें, एडवांस एंडो में देखें, या फिर आप मतलब आप कह सकते हैं कि एंडोडोंटिक्स इज अ बैकबोन ऑफ डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री की जो बैकबोन है वो है आपकी एंडोडोंटिक्स, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जो स्कोप है वो आगे बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत अच्छी है, ह्यूज अर्निंग्स है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एंडोडोंटिक्स, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको एंडोडोंटिक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नेचर। आपकी नेचर को आप देखो, आप अपने आप को थोड़ा कहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा जानो, पहचानो, तब जाकर के आपको अपनी फील्ड चूज करनी चाहिए कि आपका नेचर किस टाइप का है, और उसके बाद फिर आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जो फील्ड आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो। तो अगर नेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर आप में पेशेंस है, अगर आप पेशेंस है, आप पेशेंट रहते हो, आप फेलियर्स को हैंडल कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो ये ब्रांच आपके लिए है। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो फिर ये ब्रांच आपके लिए नहीं है। इन स्पाइट ऑफ अर्निंग, नो डाउट स्कोप बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, अर्निंग्स बहुत अच्छी है, बट अगेन अगर आप अपने आप को जानो, पहचानो और ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आप में पेशेंस है कि नहीं है। अगर आप में पेशेंस है, यू कैन हैंडल फेलियर्स, यू कैन गिव टाइम फॉर रिपीटेशंस, तो फिर आपको इस ब्रांच में जाना चाहिए, अदरवाइज आपको इस ब्रांच में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हुई एंडोडोंटिक्स की बात करते हैं दूसरी ब्रांच, पीरियोडोंटिक्स। पीरियोडोंटिक्स की अगर हम बात करें तो जनरली पीरियोडोंटिक्स जो है वो लीस्ट डिमांड में ब्रांच रहती है। अब जो क्लिनिकल्स में आप देखोगे तो सबसे नीचे जिन क्लिनिकल्स की डिमांड होती है वो पीरियोडोंटिक्स उसमें से आती है। पीरियोडोंटिक्स की डिमांड जो है वो कम है, बट अगेन पीरियोडोंटिक्स
में जब से इम्प्लांट्स आई है तब से पीरियोडोंटिक्स में एक अच्छी स्कोप देखी जा रही है। तो 2005 से लेकर के 2015 के बीच में इसकी डिमांड कम हुई थी, मगर 2015 के बाद से आप देखेंगे तो पीरियोडोंटिक्स की डिमांड भी मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। रीजन क्या है? इम्प्लांट्स आने के बाद पीरियोडोंटिक्स को आप कह सकते हैं कि जो पीरियोडोंटिक्स ब्रांच है वो इम्प्लांट्स के वजह से ही बची हुई है। और अगर आप पीरियोडोंटिक्स में जाते हो तो अगर आप नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हो तो उससे अच्छी ब्रांच है पीरियोडोंटिक्स। अर्निंग्स के हिसाब से भी देखोगे तो लॉन्ग रन में आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में उतनी अच्छी अर्निंग आपको नहीं मिलती है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी अर्निंग्स भी पीरियोडोंटिक्स में मिलती है। स्कोप बढ़ रही है। 2-3 चीजें हैं जिसने पीरियोडोंटिक्स को एक अच्छा स्कोप दिया है। पीरियोडोंटिक्स में स्कोप्स क्रिएट किए हैं, वो एस्थेटिक्स हो गई या फिर जो आपकी इम्प्लांट हो गई, वो उसने एक अच्छा स्कोप प्रोवाइड किया। लेजर हो गई, वो ये 3 जो एडवांसमेंट्स हैं इनके वजह से पीरियोडोंटिक्स में एक अच्छी डिमांड निकल के आ रही है आगे आने वाली टाइम में। और आप देखोगे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखोगे पीरियोडोंटिक्स की अच्छी डिमांड अब आ रही है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी नीचे आ रही है और आपको पीरियोडोंटिक्स मिलती है तो यू शुड डेफिनेटली गो विद पीरियोडोंटिक्स रेदर देन गोइंग फॉर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। और दूसरी बात और एक क्या है कि आपके अगर नेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो पीरियोडोंटिक्स में आपको आप में मार्केटिंग स्किल्स होने जरूरी हैं। अगर आप में मार्केटिंग स्किल्स है, कन्विंसिंग पावर है, तो आपको पीरियोडोंटिक्स के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जो पीरियोडोंटिक्स के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको आपको कन्विंस करना होगा। उसके लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए। तो अगर आप में इतनी पेशेंस है और इतनी पेशेंस है कि आप सामने वाले जो क्लाइंट हैं उनको आप पेशेंट को जो है वो कन्विंस कर सकते हो, इफ यू हैव दैट मार्केटिंग स्किल्स, तो डेफिनेटली पीरियोडोंटिक्स आपके लिए है। तीसरी ब्रांच है पेडोडोंटिक्स। कहा जाता है कि ज्यादातर कहा जाता है कि लड़कियों के लिए ब्रांच है, बट आई वुड नॉट से दैट लड़कियों के लिए ही सिर्फ नहीं है। हालांकि लड़कियां ज्यादा रहती है, 70:30 का रेशियो गर्ल्स टू बॉयज का पेडोडोंटिक्स में रहता है, जिसमें 70% गर्ल्स होती हैं, 30% बॉयज होते हैं, मगर 30% होते हैं बॉयज। ये भी बात सही है। और पेडोडोंटिक्स मीन्स आप कह सकते हो कि पेडोडोंटिक्स की जो स्कोप है वो भी अच्छी है। पेडोडोंटिक्स की स्कोप अच्छी है, दैट मीन्स कि अब जो है सो कुछ और चेंजेस की वजह से पेडोडोंटिक्स की स्कोप जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि पेडोडोंटिक्स में आपको बहुत कम डॉक्टर्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपके लिए जो कंपटीशन होगी वो बहुत कम होगी। ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे तो 3000, 3500 से 4000 डॉक्टर्स पेडोडोंटिक्स होंगे, उनसे ज्यादा नहीं होंगे। तो कंपटीशन बहुत कम है। साथ में अगर आपके नेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इफ यू लाइक चाइल्ड मीन्स अगर आप किसी बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, दैट मीन्स कि आपको पेडोडोंटिक्स के लिए जाना चाहिए। इफ यू लव चिल्ड्रंस, इफ यू लव चाइल्ड, इफ यू कैन ट्रीट चाइल्ड वेल, तो आपको पेडोडोंटिक्स में जाना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो तो द कंप्लीट फैमिली, जो पूरी फैमिली होती है, वो आपकी पेशेंट बन जाती है। सो डेफिनेटली अगर आप एक बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, इफ यू हैव दैट स्किल, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पेडोडोंटिक्स। और एक चीज है कि अगर आप किसी बच्चे पे आरसीटी परफॉर्म कर सकते हो तो फिर आप वो आरसीटी कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में। तो इस वजह से भी अगर आपको आरसीटी में बच्चों में इंटरेस्ट है एंड जो चाइल्ड होते हैं उनको आप ट्रीट अच्छे से कर सकते हो, आप बच्चे को हैंडल अच्छे से कर सकते हो, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। कुछ चेंजेस डीसीआई की तरफ से भी किए गए, जैसे कि जो पेडोडोंटिक्स है वो अब 0 to 14 ईयर्स के बच्चों पे भी परफॉर्म कर सकते हो आप। सो दैट इज अ इम्प्रेसिव चेंज जो किया गया डीसीआई की तरफ से। अगेन माइनर ऑर्थोडोंटिक्स की जो सर्जरीज होती है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इन चेंजेस की वजह से जो स्कोप है वो स्कोप पेडोडोंटिक्स में और बढ़ती जा रही है। सो अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस का मूड बना रहे हो और आपको अगर पेडोडोंटिक्स मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पेडोडोंटिक्स। आपको पेडोडोंटिक्स के लिए जाना चाहिए। प्रोस्थो
का तो मैं क्या ही कहूँ, प्रोस्थो एवरग्रीन ब्रांच, पुरानी ब्रांच, ओल्ड ब्रांच है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेवरेट है, क्रीम ब्रांच है आप कह सकते हो, ऑलवेज इन डिमांड, हमेशा से डिमांड में थी और आगे भी हमेशा से डिमांड में रहेगी। इम्प्लांट्स आने के बाद कंप्लीट सिनेरियो इसकी और कंप्लीटली बढ़ चुकी है, और ऑलरेडी ये डिमांड में थी, मगर इम्प्लांट्स आने के बाद ये इसको एक अलग जो स्कोप है वो स्कोप इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले आरपीडी थी, फिर एफपीडी आई और उसके बाद इम्प्लांट्स आई। अब जब इम्प्लांट्स आई है तो प्रोस्थो जो मेन प्रोस्थोडोंटिक्स होते हैं वो ही इम्प्लांट्स, आई मीन आइडियल इम्प्लांट्स जो होती है वो प्रोस्थोडोंटिक्स ही करते हैं, आइडियल इम्प्लांट्स। सो आप देखोगे कि पेरियो की भी थोड़ी बहुत रोल होती है, मगर जो आइडियल इम्प्लांट होती है वो प्रोस्थो करते हैं। और जो क्रीम होती है ना, कहते हैं क्रीम, वो क्रीम प्रोस्थोडोंटिक्स ही लेकर के जाते हैं। कम समय में ह्यूज अर्निंग, आई मीन आपको टाइम कम देना पड़ेगा, बट आपको टाइम कम देना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, बट अर्निंग्स ह्यूज है। मगर आपके नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इफ यू कैन हैंडल फेलियर्स, इफ यू हैव पेशेंस, अगर आप फेलियर को हैंडल कर सकते हो और रिपीट कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स। फिर प्रोस्थोडोंटिक्स आपके लिए है नंबर 1 चॉइस। किसी के लिए भी कोई भी लोग होंगे तो उनके लिए प्रोस्थोडोंटिक्स नंबर 1 चॉइस डेफिनेटली होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ जो है वो हमेशा रहेगी। प्रोस्थोडोंटिक्स के बाद बात करें तो ऑर्थोडोंटिक्स और ओएस बचे आते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा हैंड स्किल्स होने ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कला होनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप हैंड स्किल से थोड़ा लैक भी करते हो, बट यू हैव कॉन्सेप्टिव स्किल्स, कॉन्सेप्टिव इमेजिनेटिव स्किल्स, प्रिडिक्शन, अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आपकी प्रिडिक्शन अच्छी है, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ऑर्थोडोंटिक्स के लिए आपको जाना चाहिए। बात करें तो ये भी एक फेवरेट ब्रांच है और हमेशा से डिमांड में रही है, आगे भी हमेशा से डिमांड में ही आगे भी हमेशा से डिमांड में रहेगी, क्योंकि मलालाइन टीथ जो है उसकी प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं होने वाला कि मलालाइन टीथ के साथ जो लोग हैं वो बॉन्ड करना, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी। और ये जो है इस वजह से ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो हमेशा से डिमांड में रहेगी और ह्यूज अर्निंग्स भी है, अर्निंग भी अच्छी है। सो बिल्कुल आपको अगर ऑर्थोडोंटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। और नेचर वाइज जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी, अगर आप इमेजिनेटिव हो, प्रिडिक्शन अच्छे करते हो, और कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल हो, नॉट विद द हैंड स्किल बट विद द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपकी अच्छी है, तो यू शुड डेफिनेटली गो विद ऑर्थोडोंटिक्स। अब आते हैं ओएस, ओरल सर्जरी। सिंपल सी बात है, इफ यू लाइक सर्जरीज डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ओरल सर्जरी। अगर आप लाइक नहीं करते हो सर्जरी को, यू शुड नॉट गो फॉर ओरल सर्जरीज। अभी थोड़ी सी डिमांड कम हुई है, बट डिमांड अगेन उसकी आने वाले फ्यूचर में आ रही है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट द स्कोप एंड डिमांड ऑफ ओरल सर्जरीज। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो विद ओरल सर्जरी तो आप मत जाना, क्योंकि जो अब्रॉड है वहाँ पे ओरल सर्जरीज जो है वो नॉर्मली बीडीएस से भी करवा लिया जाता है, तो इसलिए आप अब्रॉड जाने का मत सोचो। इफ यू वांटेड टू डू ओरल सर्जरी तो आप इंडिया से ही करो, यू विल हैव अ गुड स्कोप, अच्छे स्कोप रहेंगे। द थिंग इज कि जब आप ऑर्थोडोंटिक्स या ओएस करते हो ना, तो आपके कॉम्पिटिटर्स बीडीएस स्टूडेंट प्रैक्टिशनर्स नहीं होते हैं, मगर जब आप जीएस से करते हो, जैसे कि पेडो, पेरियो, एंडो या फिर प्रोस्थो से करते हो, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो नॉर्मल जो बीडीएस प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी होते हैं। सो एक चीज़ जो है वो ऑर्थो और ओएस को जो जीएस के ब्रांचेस हैं, पेडो, पेरियो, प्रोस्थो, उनसे जो है वो अलग करती है, वो है बीडीएस की प्रैक्टिशनर्स जो है, बीडीएस प्रैक्टिशनर्स।
वो इनके कंपटीशन में नहीं आते हैं और आगे चल के फिर इनका स्कोप काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। और सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट लाइक सर्जरीज यू शुड नॉट गो विद द ओरल सर्जरी। तो ये थी कुछ ब्रांचेस, क्लिनिकल ब्रांचेस की बातें। नॉन क्लिनिकल की भी हम बात करेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा बहुत ज़रूर क्लैरिटी मिल सकेगी इस वीडियो से, क्योंकि आपकी क्या नेचर आपकी क्या नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात जो होनी चाहिए ब्रांच सिलेक्शन में वो ये कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक ब्रांच में है और वो ब्रांच आप लेना चाहते हो तो आपको वही ब्रांच लेनी है, किसी की नहीं सुननी है। मगर अगर आप कंफ्यूज हो, डाउट में हो, तो यू शुड गो विद द नेचर ऑफ योरसेल्फ। आपकी जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच को चूज करना चाहिए, जिससे कि आप किस ब्रांच को लेकर के सुटेबल रहोगे, कौन सी ब्रांच आपके लिए सुटेबल रहेगी। फॉर दैट यू नीड टू नो योरसेल्फ थोड़ा सा। और जब आप अपने आप को जानते हो तो आपको जो ब्रांच आपके लिए सुटेबल है उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं कट ऑफ वाइज पूरी लिस्ट एमडीएस की, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया कोटा की, सबकी डालते रहूंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें पता लगती रहे कि कौन कौन से ब्रांचेस की क्या कट ऑफ जाती है, कहाँ मिल सकती है, कहाँ नहीं मिल सकती है। और अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी चाहिए तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, जिसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और हम आपके साथ थ्रू आउट द काउंसलिंग बने रहेंगे, जिससे कि आपकी रैंकिंग पे, आपके मार्क्स में आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ के कौन से अच्छे कॉलेजेस में मिल सकते हैं, वो सारी गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज सस्ते से सस्ते में मिलाने की जिम्मेवारी भी हमारी होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।